हम सब शीतल को नया मकान बनने की बधाइयां देने उसके घर गए थे। ये 2 कमरों का बना हुआ सादा सा घर हाल ही में मितेश ने बनवाया था। शीतल जब शादी होकर उस घर में आई थी तो बिल्कुल पुरानी सी झुरी हुई ईंटों की छत वाला मकान था। 12 साल जैसे तैसे करके शीतल ने उस घर में गुजारे। अब जब मितेश के हाथ में पैसा आया तो उसने उसको नए सिरे से बनवाया था। मैंने जो बात नोट की वो हैरत में डाल देने वाली थी। शीतल मुझे खुश नजर नहीं आ रही थी। वो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। नेहा मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे बड़ा झटका लगा शीतल की बात सुनकर। मैं बोली, शीतल तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? ऐसी दुआ मुंह से निकालने से पहले कुछ अपने बच्चों के बारे में ही सोच लो। खबरदार जो अब ऐसी बात कही भी। नेहा तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कैसी दर्द भरी जिंदगी गुजार रही हूं। मुझे इन दर्द से आजादी मिले, ईश्वर मेरी जिंदगी में कोई खुशी दे। मैं तंग आ गई हूं ऐसी जिंदगी से। ये जो दिल है ना, उसने अपना हाथ सीने के बाएं तरफ रख कर कहा, बड़ा दर्द है यहाँ। ये दिल दर्द के बोझ तले दब गया है। अब ये खत्म ही होने वाला है, फिर मुझे आजादी मिल जाएगी और दूसरों को खुशियां। ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अपनी उंगलियों के पोरों से आंसू पोंछकर कहने लगी, ये आंसू नहीं है नेहा, मेरे अरमानों का खून है जो आंसू की शक्ल में बह रहा है। कैसा दर्द था उसकी आंखों में, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। नेहा, ये घर मेरे लिए नहीं बना, ना ही इसे मेरे लिए बनाया गया था। ये तो बस। तो वो फिर खामोश हो गई। मेरी जिंदगी के अब थोड़े ही दिन बाकी है। सच कहा था शीतल ने कि उसकी जिंदगी के बस थोड़े ही दिन बाकी हैं। वो चंद दिनों में इतनी बीमार हुई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसे कैंसर हो गया था, मगर जब तक उसके टेस्ट वगैरह हुए बहुत देर हो गई थी। बीमारी अपनी आखिरी स्टेज पर थी और वो कुछ हफ्तों में ही अपने सभी दुखों से आजादी पा गई। अपने बच्चों को बिलखता छोड़कर वो अपनी आखिरी यात्रा पर रवाना हो गई। पता नहीं कैसा दुख था जो उसने अपने अंदर रखा हुआ था। शीतल की मौत का 5वां दिन था कि कमला बुआ जी की जुबानी यही मालूम हुआ कि मितेश शादी करना चाहता है, और वो भी रचना से। ये बात सुनकर मैं चुप रह गई। पूरे खानदान में बातें हो रही थी कि कैसा पति है। पत्नी की 13वीं तक भी सब्र न कर सका और शादी की ख्वाहिश की भी तो अपनी साली से। यही गम बेचारी शीतल को खा गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर हकीकत क्या थी किसे मालूम। कोई रचना की तारीफें कर रहा था कि कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, जो इतना अच्छा घर जवान मंगेतर छोड़कर बहन के बच्चों की खातिर अपने बहनोई से शादी कर रही है। यही बात जब मैंने रचना की बड़ी भाभी से की तो वो कहने लगी, कोई कुर्बानी नहीं दे रही। रचना ने अपनी बहन शीतल को बलि चढ़ाया है। उस नीच ने, उसी का दर्द व गम शीतल को खा गया। उसने सिर्फ मुझे अपनी दुखी कहानी सुनाई थी। अपने दिल का बोझ वो मुझे बताकर हल्का करती थी। फिर शीतल की भाभी ने मुझे शीतल के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं जब विदा होकर मितेश के घर आई तो अपने साथ बहुत से ख्वाब आंखों में सजा कर आई थी। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा भी अपना घर हो, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत हो। जान निछावर करने वाला पति हो, जो मेरी हर ख्वाहिश आंखें बंद करके पूरी करे, जो मुझे नगरी नगरी घुमाए, मुझ पर कोई रोक टोक न हो। मेरे सारे ख्वाब पूरे हुए, मगर सिर्फ थोड़े दिनों के लिए। जब मुझे आसमान से जमीन पर पटका गया तो मैं रेजा रेजा हो गई। शादी के शुरू में मितेश ने मुझे बेपनाह मोहब्बत की। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते, बाहर घुमाने फिराने ले जाते, खाना भी अक्सर बाहर ही खाते। मेरी सास हमारे घर में जो खाना पकाती वो मैं खाती नहीं थी। कहती कि ऐसा बेकार खाना मैं नहीं खा सकती। फिर मितेश मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाते या बाहर से ही खाना ले आते। मेरी सास बहुत अच्छी आदत की मालिक थी, मगर फिर भी मुझे उनसे बैर हो गया था। घर में हम सिर्फ 3 आदमी थे। एक ननंद थी, वो भी शादीशुदा थी। मेरी सास मुझ पर रोक टोक भी ना करती थी, फिर भी मैं उन्हें तंग करती। उनका वजूद मुझे खटकता था। मेरी ख्वाहिश थी कि वो यहां से चली जाए, उस घर पर मेरी ही सिर्फ हुक्मरानी हो। मैंने उन्हें इतना तंग किया, मितेश को भी उनके बारे में उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाई। वो भी अपनी माँ से तंग आ गए। फिर आखिर मैं कामयाब हो गई। मेरी सास मुझे शराप देती हुई अपनी बेटी के घर हमेशा हमेशा के लिए चली गई, और यहीं से मेरी बर्बादी की शुरुआत हुई।
मेरी सास मेरा स्वर्ग थी। मैंने जो अपनी कम अकली की वजह से खो दिया और अपने घर को नरक बना लिया। बुजुर्ग हमारे सरों पर घर में साए की तरह होते हैं, जो हमें तकलीफ और मुसीबत से बचाते हैं। मैं उम्मीद से थी और डिलीवरी के दिन करीब थे। मितेश ने मुझे मेरे मायके भेज दिया। वहां मेरी गोद भराई की रस्म हुई। मेरी सास भी आई। मेरे खराब व्यवहार के बावजूद भी मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए। वो दिन भी यहाँ पहुंचा जब मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हम सब बहुत खुश थे। मेरी सास भी पोती को देखने आई। मैं कुछ दिन मायके में रही, फिर मितेश के कहने पर अपने घर आ गई। मेरी माँ ने मेरी बहन रचना को मेरे साथ भेज दिया, क्योंकि छोटी बच्ची के साथ कामकाज में मुश्किल होती है। रचना मेरा भी ख्याल रखती। मेरी बेटी पिंकी के कपड़े वगैरह धोती और घर के छोटे बड़े काम भी करती। मुझे मालूम ही न था कि मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। रचना 16 साल की थी। ये उम्र कली से गुलाब बनने की उम्र होती है। इस उम्र में आम से आम लड़की भी बसंत की तरह लगती है। रचना तो फिर भी खूबसूरत थी। रचना को दुल्हन की तरह बनने संवरने का बहुत शौक था और वो अक्सर मेरे दहेज के कपड़े पहनती और बन संवर कर आईने के सामने खड़ी रहती और खुद को देखती रहती। मेरे परांदे बालों में डालती। मैं उसे मना नहीं करती थी कि वो बुरा ना मान जाए, बच्ची है, अपने शौक पूरे कर रही है। मेरी सोच बस यही थी। मुझे क्या पता था कि वो क्या गुल खिला रही है। मेरी गैर मौजूदगी में वो मितेश से हंस हंसकर मजाक करती, उससे बातें करती, मगर पता नहीं कब शैतान ने उन दोनों को अपने सिकंजे में जकड़ लिया। वो दोनों कब शैतानी खेल में बिजी हो गए, मुझे पता ही ना चला। फिर जब माँ उसे लेने आई वो उदास थी और माँ के साथ चली गई। फिर भी वो हफ्ते में 1 या 2 दिनों के लिए आ जाती। मैं फिर से उम्मीद से हुई तो मितेश ने मुझे रचना को बुलाने के लिए कहा कि वो यहाँ होगी तो तुम्हारा भी ख्याल करेगी और पिंकी का भी। तुम प्रेग्नेंट होके घर के काम वगैरह करके थक जाती हो। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, वो तुम्हारी बहन है, ऐसे दिनों में वही काम आएगी तुम्हारे। फिर मैंने रचना को बुला लिया, मगर अब उनकी हद से ज्यादा बड़ी बेकरारी मुझे समझ आ गई। मैंने मितेश को ये बात कही तो वो पूरी बात से ही मुकर गए। तुम हम पर बिना वजह शक कर रही हो, तुम्हें अपनी बहन पर भरोसा नहीं, तुम शक की मिजाज औरत हो। फिर जब मैंने रचना को वापस भेजने का फैसला किया तो वो भड़क उठा। रचना यही रहेगी जब तक तुम बच्चा पैदा नहीं कर लेती। मैंने कहा भी कि मैं अपने कामकाज खुद ही करूंगी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। दूसरे ही दिन मैंने अपने भाई को बुलाकर रचना को वापस भेज दिया। वो जाने पर खुश न थी, बहुत गमजदा होकर गई। उसके जाते ही मितेश का रवैया मेरे साथ बहुत खराब हो गया। 1 हफ्ता रचना के बगैर उसने जैसे तैसे करके गुजारा। फिर उसने मुझे जबरदस्ती रचना को फोन करके बुलाने का कहा। मैंने इनकार किया तो वो मुझे मारने लगा। मेरी हालत उसकी मार बर्दाश्त करने के काबिल ना थी। सो निहायत मजबूर होकर मैंने रचना को बुला लिया। वो यहाँ आकर बहुत खुश थी। मितेश भी उसके आने पर बहुत खुश था। ना खुश थी तो मैं। अब भी रचना वैसे ही दुल्हन की तरह तैयार होकर कमरे में बैठी रहती और मेरा पति भी सारी रात रचना के साथ ही गुजारता और मैं अकेली इस कमरे में जलती भुनती रहती। मेरा व्यवहार रचना के साथ ठीक न था, फिर भी वो बेशरम बनकर मेरे घर में रह रही थी। अब तो सब कुछ एक खुली किताब की तरह मेरे सामने था। मितेश, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम क्यों मेरी बहन के साथ इतनी नजदीकियां बढ़ा रहे हो, जैसे मैं तुम्हारी पत्नी ना हो? वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। गुस्से में पागल हो रही थी। काश ऐसा होता तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता। मितेश ने सर्द आह भरी। उसके जवाब पर मैं आग बबूला हो गई। मितेश, मैं अब तुम दोनों की ये रंगरलियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तुरंत बोला, मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं है। मैं मोहब्बत करता हूँ रचना से। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। वैसे भी अगर तुमने हमें बदनाम करने की कोशिश की तो क्या तुम्हारी बीमार माँ ये सदमा बर्दाश्त कर लेगी? वो ना ही तुम पर तलाक का धब्बा बर्दाश्त करेगी और ना ही रचना को बेइज्जत करना। वो हंसता हुआ घर से निकल गया। मैंने रचना को भी बहुत समझाया, मगर वो इश्क के नए खुमार में डूबी हुई थी। उसे ना अपनी इज्जत का ख्याल था, ना अपनी बहन के घर उजड़ने का। फिर मेरी डिलीवरी हो गई। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मुझे अब कुछ उम्मीद बंधी कि शायद अब वो सुधर जाए, मगर उसे ना सुधरना था। न वो सुधरा। अब अगर रचना 1 हफ्ते अपने घर होती तो महीना हमारे घर होती, क्योंकि वहां जाते ही वो बीमार हो जाती थी। बीमारी का वो नाटक करती थी। हमारे घर में वो भली चंगी होती,
माँ बाप ये कहते कि इसे अपना घर रास नहीं आता। यही ठीक है, ये भी उसकी बहन का घर है। अब मैं अपने गरीब माँ बाप को रचना की बीमारी का क्या बताती। वो पहले ही अपनी दूसरी बेटियों की वजह से परेशान थे। मेरी दूसरी 2 बहनें जो मुझसे छोटी थी, वो एक ही घर में ब्याही गई थी। उनके ससुराल वाले उन पर बहुत जुल्म करते थे, मगर मेरे माँ बाप उन्हें हर हाल में ससुराल में ही देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी तलाक हो। वो दोनों भी खुद नौकरियां करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। उनके पति का छोटा सा रोजगार था, जिसमें उस महंगाई के जमाने में गुजारा मुश्किल था। अब मैं अपनी परेशानी बताकर उन्हें और परेशान नहीं कर सकती थी। मेरे माँ बाप का छोटा सा घर था, जिसमें 2 कमरे थे। एक कमरा शादीशुदा भाई का और एक कमरे में माँ बाबा, 2 भाई, एक बीमार बहन और एक रचना, जो अब ज्यादातर मेरे घर में होती थी। मैं ऐसे में उनके गमों में क्या बढ़ोतरी करती। अब मेरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पर थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की माँ थी। मितेश और रचना के साथ मेरे बच्चे और मैं भी घूमने जाते, क्योंकि वो दोनों अकेले तो जा नहीं सकते थे। हमारा सहारा लाजमी था, वरना वो दुनिया वालों की नजर में आ जाते। अब भी रचना का यही हाल था, कभी यहाँ तो कभी वहां। उसे वहां कुछ ज्यादा दिन हो जाते तो मितेश मेरे सर हो जाता था कि उसे जल्दी बुलाओ। अब कोई अंदाजा लगाए कि उस वक्त मेरे दिल की हालत क्या होती होगी। रचना दुल्हन बनकर दूसरे कमरे में बैठी रहती है और मेरा पति सारी रात उसके साथ गुजारता है, तो मैं देखती रह जाती हूँ। और उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी। चुड़ैल भी 4 घर छोड़कर दांव लगाती है, मगर मेरी बहन में खुदगर्जी कूट कूट कर भरी थी। वैसे तो वो पहले ही एक लड़के को पसंद करती थी। करण हर तरह से मितेश से बेहतर था। वो रचना का हम उम्र खूबसूरत नौजवान था, अच्छी आदतों का मालिक, मगर रचना उसके लायक ही नहीं थी। वो रचना के इग्नोर करने की वजह से खुद ही दूर हट गया। रचना और मितेश के गम ने मुझे अंदर ही अंदर खोखला करके रख दिया था। बीमारी मेरे अंदर पनप रही थी, सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की वजह से, या शायद मेरी नादानी की वजह से। मैंने जो कुछ अपनी सास के साथ किया, मुझे अब एहसास होता है कि मैंने कितना गलत फैसला किया था। अपने पैरों तले से खुद ही स्वर्ग निकाल लिया था। मेरी सास अब कभी कभार ही हमारे घर आती थी। मैंने उनसे माफिया मांगी, उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया, मगर मेरे कहने पर भी वो यहाँ रहने के लिए रजामंद न हुई। रचना को मेरा जरा सा भी एहसास न था। मैं रचना की वजह से इस हाल को पहुंची हूं, मगर उस नालायक को जरा भी रहम ना आया। बताओ भाभी, मैं क्या करूं? जब अपने ही इतने सितम करते हैं तो इंसान अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। शीतल ने सही कहा था, अपनों के सितम अंदर से खत्म कर देते हैं, और वो खत्म हो गई। शीतल की जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उसने हॉस्पिटल में अपनी बुआ कमला से कहा कि बुआ जी, मेरे मरने के बाद आप रचना की शादी मितेश से करवा देना, यही सबके हक में बेहतर फैसला होगा। इतना कहकर शीतल ने आखिरी सांस से भी नाता तोड़ लिया। शीतल के मरने के बाद जब मितेश ने रचना से शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो खानदान वालों ने बहुत बातें बनाई। कमला बुआ जी ने शीतल की ख्वाहिश का बताकर सबको खामोश करवा दिया कि मितेश कहीं ना कहीं तो शादी करेगा ही, दूसरी औरत पता नहीं कैसी निकलेगी, न जाने बच्चों के साथ कैसा सलूक करेगी। रचना तो फिर भी बच्चों की मौसी है, माँ जितना नहीं मगर मौसी जितना प्यार तो देगी ही। उसके जालिम पति और खुदगर्ज बहन ने शीतल की अग्नि ठंडी होने का भी इंतजार न किया। 13वीं के फौरन बाद उन दोनों की शादी हो गई। शीतल की शायद जिंदगी इतनी ही थी। वो अक्सर अपने लिए ईश्वर से मौत मांगती थी, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी को दीमक बनकर खोखला कर देते हैं, जिस तरह शीतल की बहन रचना ने शीतल का घर उजाड़ दिया। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।